बताओ क्या है? अब तो नया स्टार्ट करना था ना। ब्लड। आ जाओ। ब्लड रक्त। ब्लड क्या है? ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तरल संयोजी ऊतक। तरल ब्लड क्या है? तरल संयोजी ऊतक। तरल क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इसमें फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है। फ्लोइंग प्रॉपर्टी। फ्लोइंग प्रॉपर्टी मीन्स बहने का गुण होता है। कनेक्टिव का मतलब होता है इट कनेक्ट्स ऑल बॉडी पार्ट्स। ठीक है। टिश्यू मीन्स कंपोज्ड ऑफ और कितनी सेल से? 3 सेल्स। कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना। इसका पीएच कितना होता है? पीएच 7.4। 7.4 का मतलब स्लाइटली अल्कलाइन। हल्का क्षारीय। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जब पीएच स्केल हम देखते हैं तो यहां पर एक तो होता है 7, यहाँ होता है 14, यहाँ होता है क्या? 0, है ना। तो इसको हम 3.5 कर लेंगे, इसको 10.5 कर लेंगे। है ना। तो देखो 0 to 3.5 अगर रहेगा तो उसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या कहेंगे। और 3.5 टू अगर 7 रहेगा तो उसे कहेंगे वीक एसिड। 7 रहेगा तो उसे कहेंगे न्यूट्रल, उदासीन। और अगर 7 टू 10.5 रहेगा तो उसे कहेंगे क्या? वीक बेस। और 10.5 टू अगर 14 रहेगा तो उसे कहेंगे क्या? प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, उदासीन और दुर्बल क्या? क्षार। और क्या? प्रबल क्षार। तो पीएच कितना है? 4, 7.4। तो वीक बेस है और हल्का और ज्यादा है, इसलिए हमने लिखा स्लाइटली अल्कलाइन। पीएच कितना होता है? 7.4। लिख जाओ तीव्रता से।
हो गया? हटा दूं? तुम लोग लिख लिए कि नहीं? ए, हो गया? जल्दी। हटा दूं? तुम लिख लिए तो हटवाओगे ही। हो गया? चल, अब सवाल है कि कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। देखो, इसमें पहला है सेलुलर पार्ट। मतलब कोशिकीय भाग। दूसरा है फ्लूइड पार्ट। फ्लूइड पार्ट मीन्स तरल भाग। और द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा। क्वेश्चन है, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा। इट्स अमाउंट 55%। पी फॉर प्लाज्मा, पी फॉर 55% प्लाज्मा होता है। अब रिमेनिंग पोर्शन क्या हुआ? 45% क्या है? सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट में क्या है? आपका आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। देखते रहना। रेड, तेरी तो आरबीसी को क्या कहेंगे? रेड ब्लड कार्पसल्स। या सेल्स भी लिख सकते हो। इसी को कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इसी को कहते हैं आयरन कंटेनिंग सेल। सही है? ठीक है ना? डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का नाम व्हाइट ब्लड सेल्स या कार्पसल्स। इसी को कहते हैं क्या पता है? ल्यूकोसाइट्स। इसी को कहते हैं क्या? सोल्जर सेल्स, सैनिक कोशिकाएं। ठीक है? थर्ड, प्लेटलेट्स। थर्ड इज, बोलो, ब्लड प्लेटलेट्स। इसी को कहते हैं क्या? थ्रोम्बोसाइट्स। फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ग्रेन्युलोसाइट्स, अग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स कितने टाइप्स की होती है? जल्दी बताओ। दो, तीन। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स,
वैसोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स। ठीक है। प्लाज्मा हैव टू पोर्शन, वाटर, ये सवाल है, 91 से 92% होता है। दूसरा सॉलिड भाग, सॉलिड पार्ट, सॉलिड पार्ट जो होता है वो होता है ऑर्गेनिक पार्ट। जब 91 से 92 है तो ये 8 से 9 हो जाएगा, ऑर्गेनिक पार्ट और इनऑर्गेनिक पार्ट। इनऑर्गेनिक पार्ट में हो जाएंगे 2 केटाइंस और एनाइंस। एनाइंस मीन्स नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, केटाइंस मीन्स पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। ऑर्गेनिक पार्ट में आपका हो गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, पिगमेंट्स, पिगमेंट मीन्स वर्णक, कलरिंग एजेंट्स, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, जिसमें सबसे ज्यादा 7.5% क्या होती है, प्रोटीन। फिर देख लो एक बात देखना, ब्लड के कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड में सेलुलर पार्ट होता है कितना, 45%, और फ्लूइड पार्ट कितना होता है, 55%। फ्लूइड पार्ट को हम प्लाज्मा कहते हैं। सेलुलर पार्ट इज डिवाइडेड या कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड कार्ड सेल्स या इरिथ्रोसाइट्स या आयरन कंटेनिंग सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्ड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स, या इसी को कहते हैं क्या, सोल्जर सेल्स, सैनिक कोशिकाएं। सही है। ब्लड प्लेटलेट्स इज थ्रोम्बोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अगर क्वेश्चन आए कि डब्ल्यूबीसी कितने टाइप्स की होती है तो कितने टाइप्स की, 2 टाइप्स की। डब्ल्यूबीसी के टाइप्स 2 होते हैं। फिर ग्रेन्युलोसाइट 3 होती है, ये नहीं कि 5 लगा दो उस पे, एक ऑप्शन 5 का भी रहता है ना, तो बोले 1 2 3 4 5 पंजा लग जाएगा, पंजा जहां लगा समझ लो सत्यानाशी है ना, तो इसीलिए 2 ही टाइप्स होती है। कितने टाइप्स की, 2 टाइप्स की, ग्रेन्युलोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, और ग्रेन्युलोसाइट मतलब लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। फिर हम बात करेंगे प्लाज्मा जो कि 55% है, इसमें कंपोनेंट और सॉलिड पार्ट 8 to 9 है ना, और सॉलिड पार्ट में, ऑर्गेनिक पार्ट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, पिगमेंट, एंटीबॉडीज, एंजाइम एक्सेट्रा। इनऑर्गेनिक पार्ट में केटाइंस और एनाइंस। केटाइंस मतलब धनायन, मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, एनाइंस मतलब नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। तो केटाइन Ca डबल प्लस, Na प्लस, K प्लस, एनाइंस में Cl माइनस और SCO3 डबल माइनस लगा दिया, SCO3 सिंगल नेगेटिव, है ना। कार्बोनेट भी होता है CO3-2, है ना। इस तरीके से बहुत सारे आयंस होते हैं, केटाइंस और एनाइंस होते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको फटाफट बना लीजिए। अब लिख लेना तो मुझे बता देना, तब तक मैं अपना काम कर लूं, है ना।
हो गया क्या? बता देना, नहीं तो आराम से बतियाओ बैठ के। तुम्हारा हो गया? खेल कर दिया यार तुमने।
चल, आरबीसी, पहला पॉइंट। तो सबसे पहले आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। कहाँ होता है? जल्दी बताओ कहाँ होता है? अस्थि मज्जा जानते हो? ये हड्डियों के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, तरल, इसी को कहते हैं क्या? अच्छा, लेकिन इसका फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ होता है? भ्रूणावस्था में, जब बच्चा गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर होता है। भ्रूणावस्था में कहाँ होता है पता है? लिवर में। कहाँ होता है? लिवर, यकृत में। ठीक है, आ जाओ यहां पे। चल, फॉर्मेशन हुआ तो डिस्ट्रक्शन कहाँ होगा? विनाश, जो खराब हो जाती हैं उनका विनाश कहाँ होता है? स्प्लीन में। स्प्लीन को हिंदी में कहते हैं प्लीहा, और यहीं पर क्या होता है? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, इसीलिए इसे कहते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ ठीक। और यहीं पर एक और सवाल है कि स्प्लीन को एक और नाम से जाना जाता है, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। कौन सा? मस्ते जाना, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। फिर अब इस जीवन काल कितनी समय तक जिंदा रहती हैं जानते हो? बताओ। 120 दिन। 120 दिन मतलब 4×3=12, 4 महीने। आरबीसी का नंबर क्या होता है? नहीं, इस आरबीसी स्मॉलेस्ट कहाँ होती हैं और लार्जेस्ट कहाँ होती हैं? स्मॉलेस्ट तो होती है मैमल्स में। कहाँ होती हैं? मैमल्स मीन्स स्तनधारी, और इसका नाम है मस्क डियर में। मस्क डियर का मतलब होता है कस्तूरी मृग। ठीक है, और लार्जेस्ट कहाँ होती है? एम्फीबिया में। एम्फीबिया जिसमें मेढक आता है, उभयचर, है ना। और इसका उदाहरण है एम्फ्यूमा, AMPHIUMA, एंड प्रोटियस। आरबीसी, चलो ह्यूमन आरबीसी की बात करते हैं। मैमल्स की आरबीसी। मैमल्स आरबीसी क्या होती है? नॉन न्यूक्लिएटेड। कौन सा? इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते। कैसी होती है? बोलो जल्दी।
नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। जब न्यूक्लियस ही नहीं पाए जाएंगे तो क्या डीएनए एक्सट्रैक्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अच्छा, क्या अच्छा न्यूक्लियस नहीं पाए जाते वो तो सही है। चल अब बात करेंगे ह्यूमन आरबीसी की। ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस होगा क्या? नहीं होगा। अरे यार, इसका एक्सेप्शन है। ऊंट, कैमल, और ये हैं कैसे पता है आपको? ये सब क्या है? मैमल्स। ये सभी क्या है? मैमल्स। मैमल जानते हो जो बच्चे पैदा करते हैं और मादाएं अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उनको मैमल्स कहते हैं। बच्चे पैदा करने वाले जंतु होते हैं। अच्छा, तो कैमल, लामा और गुआनाको ये कैसे हैं? मैमल्स। तो इनमें क्या होना चाहिए? नॉन न्यूक्लिएटेड होना चाहिए कि नहीं? नॉन न्यूक्लिएटेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैमल्स हैं फिर भी इनकी आरबीसी कैसी होती है? न्यूक्लिएटेड। एक्सेप्शन है इसका। ठीक है, बात करेंगे हम ह्यूमन की आरबीसी की। तो ह्यूमन आरबीसी, हम लोग भी तो मैमल्स हैं, तो न्यूक्लिएटेड होगी कि नॉन न्यूक्लिएटेड? आरबीसी न्यूक्लिएटेड होगी कि नॉन न्यूक्लिएटेड? कैसे न्यूक्लिएटेड होगी? तुम देखो ना, मैमल्स आरबीसी कैसी होती है? नॉन न्यूक्लिएटेड। केवल 3 ऐसे हैं जो मैमल्स हैं फिर भी वो कैसे हैं? न्यूक्लिएटेड। बाकी जितने भी मैमल्स हैं सब कैसे होते हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड। तो ह्यूमन भी तो मैमल्स है, तो न्यूक्लिएटेड होगा कि नॉन न्यूक्लिएटेड? तो ह्यूमन आरबीसी होगी नॉन न्यूक्लिएटेड, केंद्रक विहीन, और साथ में सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स आल्सो absent। कोशिकांग भी क्या होते हैं? माइटोकांड्रिया वगैरह कुछ नहीं पाया जाता। कोशिकांग भी क्या? अनुपस्थित। क्यों? और क्या हमेशा नहीं पाया जाता? शुरू से ही नहीं पाया जाता। अगर शुरू से न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स ना पाए जाते तो सेल लाइव ही न रहती, जिंदा ही न रहती। तो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर 2 कहानी है। इनिशियली दे प्रेजेंट, इनिशियली दे प्रेजेंट, शुरुआत में वो उपस्थित होते हैं। शुरुआत में क्या? लेकिन जब वो बड़ी होती हैं, डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान, डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो जाते हैं? डिसअपियर। कोशिकांग क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्यों नष्ट हो जाते हैं? शुरू में सब कुछ होता है, जैसे सामान्य सेल, जैसे और सेल हैं वैसे ये भी होती है। लेकिन डेवलपमेंटल स्टेज, मैच्योर होने के दौरान इसमें से सेल ऑर्गेनेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हीमोग्लोबिन को ये रख सके। इसलिए आरबीसी, ज्यादा से ज्यादा आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो, इसीलिए डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान आरबीसी से सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो जाते हैं? ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो नष्ट हो जाते हैं। किस लिए? टू एकोमोडेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या?
टू एकोमोडेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या, हीमोग्लोबिन। एक मिनट रुक जाओ। हाँ क्या करें, सब कुछ होता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सब कुछ होता है। डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान ये क्या होती है, इनमें सारे ऑर्गेनेल्स धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इसीलिए तो इनका लाइफ स्पान बहुत कम होता है, 4 महीने बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, नहीं बन जाती है ना। तो सवाल ये है कि ह्यूमन आरबीसी कैसी होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस नहीं होगा, सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं, लेकिन क्या ये हमेशा से नहीं होते, शुरू से ही नहीं होते? अगर शुरू से ना होते तो सेल होती ही नहीं फिर वो, है ना। तो इनिशियली सब कुछ प्रेजेंट होता है, धीरे धीरे हीमोग्लोबिन के ज्यादा से ज्यादा अमाउंट को कंटेन करने के लिए इनमें से सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा ह्यूमन आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड, देखो तो ह्यूमन आरबीसी कैसी होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड और बाई कॉनकेव। अरे यार कैसी होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड, और कैसी होती है, बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव का मतलब होता है डिस्क शेप, और राउंड, हिंदी में गोलाकार, उभयावतल, उभयावतल का मतलब तस्तरी जैसा, और साथ में कैसा, केंद्रक विहीन। सही है, ठीक है। मैमल्स में न्यूक्लियस होता है क्या, मैमल्स आरबीसी में नॉन न्यूक्लिएटेड होते, 3 हुआ ना को, इनमें मैमल्स हैं फिर भी कैसी हैं इनकी आरबीसी, न्यूक्लिएटेड आरबीसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आरबीसी कैसी होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड, एब्सेंट होते हैं क्या इनिशियली, लेकिन सारी कुछ सब कुछ प्रेजेंट होता है। अधिक से अधिक अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन रखने के लिए ये क्या हो जाते हैं, डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान ये ऑर्गेनेल्स खत्म हो जाते हैं। यहां मैंने अलग से लिख दिया है, ह्यूमन न्यूक्लिएट आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड, बाई कॉनकेव और राउंड, गोलाकार, उभयावतल, और कैसी होती है, केंद्रक विहीन होती है। एक और पेज लिख दूं, नहीं तो वो क्या सब मतलब इधर उधर हो जाएगा। चलो इसका नंबर देखो, आरबीसी का नंबर देखो जरा, नंबर फीमेल में होता है कम, कितना होता है, 43 से 53 लाख पर क्यूबिक एमएम, और मेल में होता है ज्यादा, 46 से 65 लाख पर क्यूबिक एमएम, पर क्यूबिक, लाख पर क्यूबिक एमएम को हिंदी में कहते हैं लाख प्रति घन मिलीमीटर। सवाल यह है कि आरबीसी मानव में मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। सवाल यह होता है कि क्यों होता है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ह्यूमन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, जिसे कहते हैं मेल सेक्स हार्मोन या मेल हार्मोन, आगे आपको रिप्रोडक्शन में बताएंगे। तो वो जो हार्मोन है ना, वो हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन नाम के एक हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, और इरिथ्रोपोइटिन वो हार्मोन है जो किडनी में पाया जाता है ना। और किडनी में पाया जाने वाला जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है, ये उसको बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए। फिर से सुनना,
Erythropoietin is the hormone present in kidney. It stimulates to produce bone marrow to RBC. आरबीसी प्रोडक्शन के लिए, आरबीसी के उत्पादन के लिए बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है कौन? एरिथ्रोपोइटिन, अ हार्मोन प्रेजेंट इन किडनी. इतना क्लियर है? एंड टेस्टोस्टेरोन व्हिच इज द मेल सेक्स हार्मोन स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइटिन. मतलब टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? एरिथ्रोपोइटिन को स्टिमुलेट करता है. और जो एरिथ्रोपोइटिन है वो किसको स्टिमुलेट करता है? बोन मैरो को. और इस प्रकार से आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है. टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, मेल में पाया जाता है. यद्यपि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थोड़ा सा फीमेल में भी पाया जाता है. एक मजेदार बात है, मैं आपको एंडोक्राइन में बताऊंगा. मेल में भी फीमेल हार्मोन पाए जाते हैं, फीमेल में भी मेल हार्मोन पाए जाते हैं. लेकिन जो मेल में फीमेल हार्मोन या फीमेल में मेल हार्मोन होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं. तो इसलिए वो अपने कैरेक्टर्स को दिखाई नहीं देते हैं, दिखाते नहीं है. जैसे मेल में फीमेल हार्मोन है फिर भी मेल के कैरेक्टर्स फीमेल में नहीं दिखते हैं, है ना. फीमेल में मेल हार्मोन है फिर भी फीमेल में मेल के कैरेक्टर्स नहीं दिखते हैं. लेकिन अगर गलती से थोड़ा इधर उधर होता है, दो डिजीज आपको पढ़ाऊंगा, विरिलिज्म और गायनिकोमेस्टिया. गायनिकोमेस्टिया में क्या हो जाता है? फीमेल में मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट हो जाता है ना. अब फीमेल में सिम्टम्स आ जाते हैं किसके? मेल में सिम्टम्स आ जाते हैं फीमेल के. और विरिलिज्म में फीमेल में सिम्टम्स आ जाते हैं मेल में. ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपसे बोला मेल में फीमेल हार्मोन, फीमेल में मेल हार्मोन, लेकिन बहुत कम अमाउंट में होते हैं, है ना. इसलिए अपने सिम्टम्स को नहीं एक्सप्रेस करते हैं. लेकिन अगर इनका कंसंट्रेशन जरूरत से ज्यादा थोड़ा सा हुआ तो फिर ये अपने सिम्टम्स को दिखाएंगे. ये बात हम आपको बताएंगे. एड्रीनल ग्लैंड होती है, किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होती है, वो जो है मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन दोनों सिक्रीट करती है ना. और आपको पता होना चाहिए किडनी मेल और फीमेल दोनों में होती है, और साथ में एड्रीनल ग्लैंड भी मेल और फीमेल दोनों में होती है. लेकिन मेनली जो मेल हार्मोन है वो टेस्टिस से निकलते हैं मेल में, और जो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वो ओवरी से निकलती है किसमें? फीमेल में. तो वो अपने लक्षण को दिखाते हैं क्योंकि वो लार्ज अमाउंट में निकलते हैं. मेल में जो फीमेल निकल रहा है कम अमाउंट में, फीमेल में जो मेल हार्मोन निकल रहा है कम अमाउंट में. किसके द्वारा निकल रहा है? एड्रीनल ग्लैंड द्वारा. समझे? बाकी नहीं भी आया होगा तो जब हम एड्रीनल ग्लैंड पढ़ाएंगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली बताएंगे. फिलहाल तो अभी ये तो देख ही लो, है ना. क्या देखना है? दिमाग ही काम नहीं करता कभी कभी. हाँ, क्या बोला? हाँ, एरिथ्रोपोइटिन. एरिथ्रोपोइटिन कहां पाया जाता है? हार्मोन ऑफ, बोलो, किडनी. सही है ना. क्या करता है? स्टिमुलेट किसको? बोन मैरो टू प्रोड्यूस आरबीसी. सही है ना. और टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये टेस्टोस्टेरोन, जिसे क्या कहेंगे? मेल सेक्स हार्मोन. ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट्स किसको? एरिथ्रोपोइटिन को. एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट सही है. तो मेल सेक्स हार्मोन जो है वो कहां से निकलता है? टेस्टिस से. कहां से? टेस्टिस से. और साथ में कहां से निकलता है? एड्रीनल बट इन वेरी लेस अमाउंट. ठीक है, इतना याद रहेगा. नंबर बचा, चलो इसको उठा लेते, यही लिख दूं, समझ जाओगे. आरबीसी की काउंटिंग, आरबीसी की काउंटिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है. आरबीसी काउंटिंग बाय हीमोसाइटोमीटर. किससे? हीमोसाइटोमीटर. और एक और बात,
अगर आरबीसी का नंबर बढ़ जाए, नंबर क्या हो जाए, इंक्रीज, जरूरत से ज्यादा, और डिक्रीज, सामान्य से कम, तो जानते हो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी तो उसे कहेंगे पॉलीसाइथीमिया। क्या कहेंगे, पॉलीसाइथीमिया। और अगर कम हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, एनीमिया। आरबीसी की संख्या का बढ़ना पॉलीसाइथीमिया, आरबीसी की संख्या का कम होना क्या, एनीमिया। पॉलीसाइथीमिया, एनीमिया। सही है। कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगी, आपको ज्यादा, आपको मतलब एनर्जेटिक ज्यादा हो जाओगे, ज्यादा टमाटर जैसे लाल हो जाओगे, है ना। हाँ, ज्यादा हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा तो आप टमाटर जैसे लाल हो जाओगे, फिर एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर आप शांत नहीं बैठोगे, है ना, आपका दिमाग कुछ ना कुछ हरकत करता ही रहेगा, मतलब आप कुछ करना चाहोगे, और करना क्या चाहोगे, उठाई गिरी, है ना। आगे चले, इतना क्लियर है। आगे एक लास्ट लाइन है बस, है ना, क्योंकि मैं सोच रहा हूं आरबीसी खत्म ही हो जाए। देखो, आरबीसी में ना एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट मींस कलरिंग एजेंट, और उस पिगमेंट को का नाम क्या है जानते हो, बोलो क्या, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं पता है, ग्लोबिन। क्या कहते हैं, ग्लोबिन। और नॉन प्रोटीन पार्ट, साला चलता भी नहीं है सही से, इसको कहेंगे प्रोस्थेटिक, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे, नॉन प्रोटीन पार्ट। क्वेश्चन पूछेगा नॉन प्रोटीन पार्ट या प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन इज नोन एज, तो क्या लगाओगे, हीम। क्या लगाओगे, हीम। और हीम में क्या होता है पता है, आयरन। क्या उपस्थित होता है, आयरन। और आयरन कौन सी स्टेज में, +2, और +2 को कहते हैं फेरस स्टेज। कौन सा स्टेज, फेरस स्टेट। हीम फेरस स्टेट, क्वेश्चन आता है। और इसी के कारण क्या होता है, रेड कलर ऑफ द ब्लड। देखो क्वेश्चन आया, ड्यू टू हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, मायोग्लोबिन, नन ऑफ द अबव। क्या लगाओगे, द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, अगर ऑप्शन में नहीं है, द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू ग्लोबिन, हीम, तो क्या लगाओगे, हीम। द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू CUMN, नन, तो क्या लगाओगे, Fe। द रेड कलर ऑफ आयरन इज, द रेड कलर ऑफ ब्लड इज Fe+2, Fe+3, Fe, नन ऑफ द अबव, क्या लगाओगे, Fe+2, है ना। तो इसको तो दिया है, कर देता है क्या, Fe+2 फेरस स्टेज में आयरन, और ये कहां होता है, इसमें है, इसमें ये यही है, और ये कहां है, इसमें। समझ गए। और एक और काम कर, क्या, इट ट्रांसपोर्ट, कौन, हीमोग्लोबिन ही, क्या, ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO2। क्या करता है, ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO2, है ना। O2 जब हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड करेगा Hb+O2, तब इसे कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और भैया इसी को कहते हैं प्योर ब्लड। क्या कहते हैं, प्योर ब्लड। और हीमोग्लोबिन जब CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तब उसे कहेंगे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसी को कहेंगे क्या, इम्प्योर ब्लड। और आज के लिए इतना ही, है ना। आप पढ़ लेना, मैंने जरूर जल्दी पढ़ाया है ना, लेकिन ऐसा कुछ उसमें समझाने वाला नहीं था, फैक्चुअल पॉइंट थे, पर थोड़ा सा जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, है ना। बाकी कोई दिक्कत आएगी तो हमसे पूछ लेना, है ना। QR दे दूं या फिर वहीं से कर दूं, आप लिखते रहोगे।